नमस्कार, एक्सीलेंट में आप सभी का स्वागत है। हम सभी देखेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा संसद में जो बयान दिया गया, उस बयान को लेकर के विपक्षी दलों ने किस प्रकार से उसे एक मुद्दा बना दिया और ये मुद्दा आखिर है क्या, इसमें क्या रक्षा मंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं या विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है वो गलत है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कि रक्षा मंत्री जो संसद में बयान दिए हैं, ये बयान किसके ऊपर जारी किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 जवानों का नाम पहली बार सार्वजनिक किया गया है। यानी कि सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम अटैक के बाद जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने उसे बहुत अच्छा से चलाया और पाकिस्तान को बहुत अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। तो इसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसको लेकर के जो संसद में जब रक्षा मंत्री इस चीज़ को रख रहे थे संसद में कि हाँ हमारे कितने जवान शहीद हुए, इसकी जानकारी दे रहे थे, तो विपक्षी दलों ने क्या किया, इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई आप इससे पहले हमारे जवानों का जो शहादत हुआ उस शहादत के नाम पर भी आप झूठ बोले और सदन को गुमराह करने का काम किया। और सदन को जो गुमराह किया जाना एक बहुत बुरी बात होती है। आप संसद में जाकर के एक बड़े पद पर होकर के सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है, क्या राजनाथ सिंह गलत झूठ बोल गए संसद में या फिर विपक्षी दल जो है वो उनके ऊपर एक गलत आरोप लगा करके राजनीति कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्योंकि ये पूरा मामला जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए पहली बार ये हमारे 6 जवान का नाम सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है कि ये 6 जवान शहीद हुए हैं। इनमें देखिए जैसे राइफलमैन सुनील कुमार जो है, सर्जेंट सुरेंद्र कुमार, लॉन्स नायक जो है दिनेश कुमार, उसके बाद टेक्नीशियन जो है मुरली नायक, ये थे हमारे एक सूबेदार पवन कुमार और हवलदार सुनील कुमार सिंह। ये हमारे 6 जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो शहीद हुए। इन 6 जवान का नाम पहली बार भारत की सरकार ने सार्वजनिक किया है। इसमें देखिए इस सभी 6 जवान का नाम है। इन सभी के नाम को दिल्ली में जो हमारा विजय दिया गया शहीद स्मारक बनाया गया है, वहाँ पर इन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक 6 बोर्ड इन हमारे 6 अमर जवानों का जो है जो इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, इनका नाम वहाँ जोड़ दिया गया है। तो दिल्ली के जब कभी भी आप शहीद स्मारक पर जाते हैं वहाँ, तो आप इन 6 जवानों का नाम अब वहाँ देख सकते हैं। अब आइए आखिरकार इस हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं इस देश के, तो बयान जो दे रहे हैं संसद में, इस सब मामला को थोड़ा देर के लिए स्टॉप करते हैं और ये सब बात आखिर हुआ कैसे, इसको लेकर के हम लोग पीछे के कहानी में चलते हैं। हुआ क्या था आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल को 2025 में, ये सीन शायद ही इस देश का कोई व्यक्ति भूला होगा, पहलगाम में लश्कर तैयबा के साए चल रहा एक आतंकवादी संगठन TRF ने क्या किया, अटैक किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मार करके ये सभी वहाँ से चले गए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महिला है ना, इनका बहुत चर्चा हुआ था, इनके पति को जो है गोली मार दिया था इनके सामने में। उसके बाद में यहाँ पर फोर्स पहुँचती है, देखती है कि किस तरह से घटना यहाँ पर घटित हुआ है। इस सभी को आप लोग देखें, इस जब लोगों को हत्या करके ये सारा आतंकवादी जब यहाँ से निकल गया तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पर जो काफ़ी लोगों को विचलित करने वाला दृश्य उत्पन्न हो चुका था। लोग काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। इसमें जो आतंकवादी संगठन था उसका नाम यदि जानना चाहेंगे आप, तो यहाँ पर उस आतंकवादी संगठन का नाम बता दें कि लश्कर तैयबा के अंदर काम करने वाला TRF, यानी कि इसको कहते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये टेररिस्ट का आतंकवादी सब यहाँ पर आ करके एक पर्यटक के रूप में पहले क्या किया, रेकी किया, वहाँ पर जा कर के खच्चर वाला बन करके पर्यटकों को ले गया यहाँ पहलगाम में। पहलगाम वहाँ का बहुत सुंदर देश है, उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। वहाँ पर जाकर के पहले रेकी किया, उसके बाद हथियार को इकट्ठा किया, आसपास नज़दीक में लाया
उसके बाद इस पूरे घटना को वेल प्लान करके इन सभी आतंकवादियों ने क्या किया, अंजाम दिया। अब ये सभी इस सारे घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, सभी आतंकवादी भाग जाते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद पूरा देश में एक बहुत ही गर्म माहौल जो है बिगड़ जाता है। पूरा देश इसके प्रति न्याय का मांग करने लगता है। पूरा विश्व देश में जो है कहीं ना कहीं आक्रोश फैल जाता है। तो इसको पूरा आक्रोश को जो है दबाने के लिए सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो सरकार भी इस पर बहुत प्लानिंग करती है, मीटिंग पे मीटिंग चलता है दिल्ली में। उसके बाद भारत की आर्म फोर्सेस ने इसका बदला जो है लेने का निश्चय किया। अच्छा प्लानिंग बनाया गया, इसमें जो है आर्मी को शामिल किया गया, नेवी को शामिल किया गया और सबसे बड़ा रोल प्ले किया एयरफोर्स ने। तो इसके बाद हम लोग क्या किए, पाकिस्तान स्थित पीओके में आतंकवादी कैंप पर अटैक किया गया, जिसमें हमारा सुखोई और राफेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं भारत से इंडियन गवर्नमेंट ने राफेल को ही क्यों खरीदा था। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने के बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को ही लेने का फैसला क्यों किया, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार का है, ये भारतीय एयरफोर्स को बहुत अच्छा से पता था और हमें किस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस प्रकार के कार्य को करना है। तो इसमें हमें बेस्ट कैपेबल जो फाइटर जेट है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एयरफोर्स को राफेल ही लगा। इसलिए हम लोग 5th जनरेशन के ऑफ़र को, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है जिसे रडार पकड़ नहीं पाती है, उस ऑफ़र को ठुकरा करके इंडियन एयरफोर्स ने 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट राफेल ही लेने का फैसला किया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बात समझ लेते हैं। राफेल को बनाती है फ्रांस की एक कंपनी दसॉल्ट ने। राफेल का स्पीड जो होता है 2233 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और राफेल का नाम का मतलब है, इसके नाम का अर्थ होता है हवा का झोंका। मतलब हवा का झोंका जिस प्रकार से सामने से गुजर जाता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से राफेल जो है वो निकल जाता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना होगा कि राफेल क्यों इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को ही खरीदने का प्रयास किया। ठीक है, अब समझते हैं राफेल तो काम किया ही, इसके साथ साथ राफेल में जो स्थित मिसाइल था उस मिसाइल का नाम है एस्केल्प मिसाइल। अब देखिए, इस फाइटर जेट को खरीदने का कहीं ना कहीं इसलिए खरीदा गया कि इसके पीछे ये मिसाइल का होना भी कहीं ना कहीं यही मिसाइल है जो इस हमारे राफेल को कुछ अलग बना देता है। क्योंकि इस एस्केल्प मिसाइल का खासियत ये है कि ये 250 से 500 किलोमीटर के रेंज में ये मार कर सकता है। और ये इससे ये होता है कि स्टील्थ है, ये कहीं ना कहीं दूर रह करके हम अपने टारगेट को उड़ा सकते हैं। इसमें सुरक्षा का हमारे जवान को जोखिम कम होता है, यानी कि शहादत की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जब ऑपरेशन टेररिस्ट को कैंप को उड़ाया जा रहा था तो राफेल विमान हमारे सीमा में ही था। और सीमा में रह करके, क्योंकि इसके पास एस्केल्प मिसाइल है, एस्केल्प मिसाइल ये क्या करता है, बंकर को, इसमें इसका रूप होता है, इसमें 2 भाग होता है। एक पहला भाग क्या करता है, जा करके उसको बंकर हो या फिर जहाँ कहीं भी अटैक करना है, जिस टारगेट को उड़ाना है, उसमें क्या करता है, होल्ड करता है। और दूसरा भाग विस्फोट हो जाता है, मतलब कि फट जाता है अंदर जाने के बाद। तो इससे ये कहीं ना कहीं बंकर में छुपे हुए आतंकवादी को भी इससे मारा जा सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सीमा में रह करके दूर से ही इसे हम लोग टारगेट को हिट कर सकते हैं, अपना जो भी टारगेट है उसको उड़ा सकते हैं। अब समझते हैं, थोड़ा सा एस्केल्प मिसाइल के बारे में समझ लेते हैं। ये एक क्रूज मिसाइल है। पूछा जाएगा किस प्रकार का मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है, यानी कि हवा में फाइटर जेट को, राफेल को तैनात किया गया और वहाँ से क्रूज मिसाइल्स को जो है लॉन्च किया गया, जो कि एस्केल्प मिसाइल था, उसको लॉन्च किया गया। इसे 2 कंपनी मिल करके बनाती है, ब्रिटिश और फ्रेंच। इसको MBDA द्वारा बनाया जाता है ये कंपनी। इसको राफेल कौन बनाते हैं वो अलग बात है, और एस्केल्प मिसाइल कौन बना रहे हैं वो अलग बात है। इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका वजन कितना होता है एस्केल्प का, तो 1300 kg, और उसमें जो विस्फोटक रहता है 250, मतलब विस्फोटक कम ही रहता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। विस्फोटक को दूर तक ले जाने के लिए एक इंजन का जरूरत पड़ता है। उसे मिसाइल बना करके, मिसाइल इसीलिए बनाया जाता है ताकि दूर तक जो है मार किया जा सके। ठीक है, दूर स्थित टारगेट को हिट किया जा सके। विस्फोटक कम ही रहता है।
तो इस बात को समझ लेंगे। ब्रिटेन में जो है इसी मिसाइल को स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। ठीक है, इसका क्षमता तो आपको बता ही दिया, 250 से 500 किलोमीटर। उसके अलावा तीसरा एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्कैल्प मिसाइल क्या करता है, ये अर्थ के पैरेलल जो है काफ़ी लो हाइट पर फ्लाई करता है। इससे ये होता है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता है, और जिसके यही कारण था कि 9 आतंकवादी कैंप को आसानी से उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर घुस करके भी जैसे मोहम्मद का जो मेन अड्डा था उसको भी उड़ा दिया, वहाँ उसको भी टारगेट कर लिया गया यहाँ पर कहीं ना कहीं। और हवा से ये ज़मीन पर मार करने वाला, ये बात तो हम समझा ही दिए। एक हिस्सा में विस्फोटक रहता है और एक हिस्सा में ये क्या करता है, बंकर या बड़ा कोई बिल्डिंग है उसको होल करके अंदर तक जाता है, अंदर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फट जाता है, जिससे तबाही काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती है। और इसमें उसके अलावा हमारे राफेल में हैमर मिसाइल भी लगता है, इसका भी यही टारगेट है ये, लेकिन कम रेंज के लिए मार करने के लिए। मान लीजिए कम टारगेट है तो बड़ा मिसाइल लेकर के मारेगा तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो इसलिए टारगेट यदि नज़दीक ही है, नज़दीक है तो किससे मारेगा, हैमर से मारेगा। हल्का दूर है तो किससे मारेगा, स्कैल्प से मारेगा। बस मार के उड़ा दिया यहाँ पर कहीं ना कहीं। यही कारण है कि हमारे एयरफोर्स 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने के बावजूद भी राफेल कर रहा है। इसमें क्या होता है, इस मिसाइल का खासियत कि इसमें जो इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, वो तस्वीर, जो भी तस्वीर इसको दिया जाता है, जो भी टारगेट दिया जाता है जिसको उड़ाना है, उसको क्या करता है, एक बार फिर से स्कैन कर लेता है लास्ट में भी कि भाई हाँ सही जगह है कि नहीं, सही टारगेट है कि नहीं, और मैच कर लेता है। देखिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। और मैच करने के बाद सारा चीज़ एकदम 100% श्योर हो जाता है कि यही टारगेट है, और तब मारता है। मतलब इतना प्रिसाइज अटैक करने वाला स्कैल्प मिसाइल है। यही कारण है कि राफेल, एक बार फिर से बोले, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो पूरा जकीरा बनता है ना हथियार के, उसको एक एक गुण को ऑब्जर्व किया जाता है, तब किसी भी फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण यही है। अब जब अटैक हो गया तब यहाँ से तो अटैक करके ये लोग चले गए थे, उसके बाद देखिए इसके पूरा उड़ा दिया बिल्डिंग सबको यहाँ पर। ठीक है, अब भाई सब का मन जो है पूरा खुशे कर दिया होगा कि हाँ भाई ठीक है, दूसरा को मारने में कितना मज़ा आता है। जब यहाँ अटैक हुआ था, जैसे मोहम्मद का जो 100 शीर्ष कमांडर जो बड़ा बड़ा आतंकवादी था, उस सब कम से कम 100 शीर्ष कमांडर को है ना मृत्यु हो गई इसमें। यहाँ तक कि जैसे मोहम्मद के सरगना महमूद अजहर के कई रिलेटिव भी मारे गए। बहुत बड़ा नुकसान इसलिए इसको कहा गया। यही है हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन। इसी को जो है कंधार हाईजैक में रिटर्न भेजा गया था, और ये बहुत संसद पर भी अटैक यही करवाया था, पुलवामा अटैक भी यही करवाया था। बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे देश का। अब समझते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन 6 जगह को उड़ा दिया था। तो ये मुजफ्फराबाद में 2 टारगेट को उड़ाया गया था, एक सेवाई नाला और एक सतना बिलाल करके जगह था, यहाँ पर उड़ा दिया। फिर एक केवटी में, इसको कोटली में उड़ाया था। गोलपुर एक जगह है इसी के नज़दीक, उसको भी उड़ाया। भीमभर में मारा, ठीक है, सियालकोट में मारा, सरजाल में मारा, उसके बाद मुरुदके में मारा, और एक बहावलपुर भाई का मेन अड्डा, ठीक है, उड़ा दिया। ठीक है, तो ये सब का मन जो है उसके बाद ठंडा गया। उसके बाद क्या किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहा अरे हमारे घर में घुस के मार दिया, हम सबको तो पता नहीं चला, कहाँ सो रहे थे, ओ थोड़ा थोड़ा नींद में आ गए थे। उसके बाद सब उठा, कहा हम भी मारेंगे। ठीक है, लिया ड्रोन, सब हमला करना शुरू कर दिया, ड्रोन भेजो, मिसाइल भेजने लगा यहाँ पर। लेकिन भारत का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 यहाँ पर बहुत अच्छा से काम किया, और उसके सब ये जो ड्रोन वगैरह सब भेज रहे थे भाई सब हमारे, ठीक है, इस सब को रास्ता में ही निपटा दिया सब। ठीक है, और झूठे को हल्ला करने लगा कि हम ये एयरबेस उड़ा दिए इंडिया का, ये एयरबेस उड़ा दिए, है ना, कुछ नहीं कर पाए। इसका सारा का सारा जो मिसाइल दिल्ली पर अटैक करने के लिए भेजे थे, हरियाणा के सिसरा में मार करके गिरा दिया इसको, फतेह मिसाइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई सब का ऑपरेशन, जो भी सोच रहे थे कि हम भारत को नुकसान पहुंचा दें, इस सब का जो है क्या हो गया, मिशन फेल हो गया, हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होने के कारण। ठीक है, उसके बाद फिर से वो तो हम लोग उड़ाए आतंकवादी कैंप, उसके बाद फिर से असली खेल इधर से अब शुरू हुआ। अरे तू सब मारने लगा, लो अब भारतीय सेना ने क्या किया, अपना स्वदेशी निकाला मिसाइल राजा, इसको
मिसाइलों का किंग ही कह सकते हैं अभी भारत के लिए ब्रह्मोस। और यहाँ से ब्रह्मोस अपना खेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसका लाहौर में स्थित रडार को ही उड़ा दिया सब, ठीक है, जिससे उसको पता चल रहा था कि इधर फाइटर जेट आ रहा है, मिसाइल रडार गया, चाइनीज रडार HQ को उड़ा दिया। उसके बाद इसके है ना एयर बेस को उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए बिल्डिंग उड़ा दिया, यहाँ पर हैंगर जहाँ फाइटर जेट रखा था उसको उड़ा दिया, रनवे पे गड्ढा कर दिया, ठीक है, रनवे सबको उड़ा दिया। तब कहा भाई बहुत नुकसान हो गया, इस सब को पते नहीं चल रहा है किधर से मार रहा है मिसाइल, किधर से क्या आ रहा है, पते नहीं चल रहा था। तब जाकर के ये सब क्या किया कि 10 तारीख को सीज फायर कर दिया। ओ भाई छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, वो हो गया, ख़त्म करिए लड़ाई ख़त्म करिए, ठीक है, अब हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, अब बर्बाद हो गए, ठीक है। यहाँ तक कि एक गुप्त ठिकाना जहाँ पर एटम बम बना के रखता था वहाँ पर भी मिसाइल मार दिया इंडिया वालों ने। इतना खुफिया जानकारी लेकर के रखा था, ठीक है, उसको पता चल गया कि भारत के पास कितना उसके बारे में जानकारी है ना। तो अब आते हैं, अभी जो रक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है वो सही है गलत? बिल्कुल सही बयान है, उनका कोई गलत बयान नहीं है। उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो फाइटर जेट के ऊपर दिया गया है। जब युद्ध चल रहा होता है ना उस समय कोई भी देश ये नहीं बताता कि हमारा कितना नुकसान हुआ, इस जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है और उस दरमियान नहीं बताया जाता। और जिस समय वो बयान दे रहे थे संसद में, उस समय वो फाइटर जेट को लेकर के बोले हुए थे, न कि शहीद हुए हमारे जवानों को लेकर के। उस समय भी 5 जवान शहीद हुए थे। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DGMO, इसका मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो राजीव घाई साहब ने आकर के क्या किया, बता दिया था कि हमारे 5 जवान ऑलरेडी शहीद हुए हैं। इसमें आकर के वो बता चुके थे, 11 तारीख को ही बता दिए थे, ठीक है। तो इनका दिया गया जो मीडिया में बयान है वो आज भी नेट पर है, वो देख सकते हैं। उसके अलावा 11 मई को जो मनोज सिन्हा हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वो जा कर के राइफलमैन सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि देते हैं। ये भी वीडियो है। तो इसमें भी क्योंकि जिस दिन ये बयान दिए थे उस समय 5 जवान ही हमारे शहीद हुए थे, तो 5 जवान का नाम बोला गया था और 1 घायल थे, है ना, उनका भी कुछ दिन के बाद शहादत हो जाती है, तो उनका भी नाम आया था। तो ये 6 जवान, तो ऐसे में जो है बात को उलट पुलट करके प्रकट किया गया। इस समय आपको भी पता है कि ये सारे ऑपरेशन की जानकारी बीच में कौन दे रहे थे हम लोगों को, तो व्यामिका सिंह जो कि विंग कमांडर है और सोफिया कुरैशी कर्नल भारतीय सेना की, ये दोनों महिलाएं आकर के इस ऑपरेशन का ब्रीफिंग अपना कर रही थी और मीडिया में आकर के जानकारी दे रही थी। तो इन सभी के बीच में हम यदि बात करें तो रक्षा मंत्री का बयान बिल्कुल सही है। और उसके बाद को जो है घुमा करके बताया गया है, वो फाइटर जेट के लेकर के बोल रहे थे। हालांकि इस बात में क्लैरिटी होना चाहिए कि फाइटर जेट को भी लेकर के उस समय बोला गया था कि कोई विमान नहीं गिरा, बट भारतीय जो CDS हैं वो जाकर के एक इंटरव्यू में बोले हैं कि हमारा कुछ फाइटर जेट बोला, कितने गिरे, 5 नहीं, उतने नहीं गिरे, उससे कम, लेकिन कितने गिरे वो अभी तक नहीं बताया गया है। ये बात एक मुद्दा का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।